हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि इसकी गणना कैसे करते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से करेंगे, उसके फॉर्मेट क्या है और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें जो कर निर्धारण मूल्य की जरूरत पड़ती है, कर निर्धारण मूल्य की गणना हम कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मेट क्या है, ये सब हो चुका है। इसका 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए उसको ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आगे जितना सारे क्वेश्चन बनाएंगे सब आसानी से आपको समझ में आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट का यूज करते हुए हम सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो किस प्रकार से किया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ आगे तक ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखते हैं अभी कि उसका क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर कि दिल्ली के एक भारतीय व्यापारी ने पुनः विक्रय हेतु अमेरिका की एक कंपनी से 18 जनवरी 2022 को 50 कंप्यूटर $500 प्रति कंप्यूटर मूल्य पर आयात किया। यानी कि यहाँ पे दिल्ली का भारतीय व्यापारी यानी कि हमारा इंडियन था, वो व्यापारी था अपना, और वो पुनः विक्रय यानी कि दोबारा बिक्री करने के उद्देश्य से वो माल क्रय किया। कहां से क्रय किया है? अमेरिका से, यानी कि डॉलर में क्रय किया, मतलब अमेरिका से क्रय किया। $500 प्रति कंप्यूटर यानी कि 50 कंप्यूटर उसने खरीदा है। एक एक कंप्यूटर का मूल्य $500 करके है, उसने खरीद के लाया, आयात किया है। अन्य जानकारी इस प्रकार से दिया है कि अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक $200 दिया भाड़े का, यानी कि अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक, यानी कि अमेरिका से वहां पे जहाज से चढ़ा दिया, वहां के बंदरगाह से हमारे इंडिया के बंदरगाह तक जो जहाजी भाड़ा है, जो चार्ज है, वो है $200। उसके बाद मार्गस्थ बीमा प्रीमियम, अब बीमा प्रीमियम आता है हमारा, वो बीमा है $50 प्रीमियम है यहाँ पे। फिर है पैकिंग में $20 प्रति कंप्यूटर। अब यहाँ पे जो पैकिंग है $20 प्रति कंप्यूटर हमने क्रय किए थे $50, तो $50 का 50 कंप्यूटर का $20 के हिसाब से कितना होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि पैकिंग के लिए है। फिर अमेरिकन कंपनीज के भारत स्थित एजेंट को बिक्री मूल्य पर 5% कमीशन रुपए में भुगतान किया गया। यानी कि जो हम एजेंट था भारत में, यानी कि अमेरिका का एजेंट जो भारत में था यहाँ पे, उनको हम 5% कमीशन के रूप में, यानी कि जो बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य का 5% कमीशन के रूप में भुगतान किया, रुपए में भुगतान किया उनको। तो भारतीय बंदरगाह से दिल्ली तक का परिवहन में एक चीज यहाँ पे बताया था कि मतलब जो हमारा विदेश रहता है, विदेशी बंदरगाह से हमारे भारतीय बंदरगाह तक जैसे माल पहुंच जाएगा, आ जाएगा, उतने तक जितने सारे खर्चे होंगे, सभी खर्च यदि अलग से चार्ज किए जाते हैं तो हमें बीजक मूल्य में जोड़ना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे भारतीय बंदरगाह तक वही वस्तु आ जाता है, आने के बाद उस वस्तु को हम अपने फैक्ट्री तक लेके आते हैं या हम अपने फैक्ट्री में लाकर उसको फिटिंग करते हैं, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारा वस्तु है उस वस्तु को हम अपने बंदरगाह से इधर अंदर लेके आए, मतलब बंदरगाह से बाहर निकल गया, बंदरगाह से अंदर आ गया हमारे शहर की तरफ, और हमारे फैक्ट्री में जो भी उसका फिटिंग होगा, जितने सारे चार्जेस होगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि बंदरगाह से बाहर आ गया हमारा। विदेशी बंदरगाह से हमारे भारतीय बंदरगाह तक जितने सारे चार्ज होगा, अगर वो अलग से चार्ज किया जाता है सब वो जुड़ेगा बीजक मूल्य में। लेकिन उसके अलावा भारतीय बंदरगाह से इधर पीछे आ गया तो कुछ भी खर्च को अपना नहीं जोड़ना, क्योंकि अपने देश के अंदर ही हो रहा है सब चीज। उसके बाद यहाँ पे दिया है दिल्ली में स्थानीय कर चुका है, वही है स्थानीय कर चुका है उसका। तो एक बार हमारे बंदरगाह से इधर आ गया हमारे शहर के अंदर, उसके बाद कोई भी खर्चा यहाँ पे अलाउड नहीं, कोई भी खर्चा हम यहाँ पे नहीं जोड़ते। जो भी विदेश से आयात होता है तो विदेश से आने तक, हमारे बंदरगाह तक आने तक, भारतीय बंदरगाह तक आने तक जो भी खर्चा होता है, सारे खर्चा अगर अलग से चार्ज किए जाते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं, और अगर अलग से चार्ज नहीं होता तो उसको अपन नहीं जोड़ते, या बीजक मूल्य में वो शामिल होता है तो भी हम उसको नहीं जोड़ते। और ये जो खर्चा यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थानीय का या भारतीय बंदरगाह से दिल्ली तक का खर्चा, ये सब क्या है, हमारे बंदरगाह से अंदर आ गया, बंदरगाह से इधर बाहर निकल गया, तो ये चीज हमारा माइनस नहीं होगा, इसको हमें प्लस भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि सीमा शुल्क की गणना के लिए करों के मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सीमा शुल्क की गणना करना है
लेकिन उससे पहले हमें क्या जरूरत पड़ता है, कर निर्धारण मूल्य, क्योंकि सीमा शुल्क की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कर निर्धारण मूल्य होगा, और कर निर्धारण मूल्य होगा तो हम सीमा शुल्क की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर $1 बराबर 72 रुपए, यानी कि विनिमय बोर्ड जो हमारा करेंसी है, इंडियन करेंसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि $1 बराबर हमारा 72 रुपए, $1 रहा हमारा 72 रुपए विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित किया गया। तो हमें इसी चीज को लेना है और इसी के अनुसार हमारा डॉलर को करेंसी में चेंज करना है, इंडियन करेंसी में। फिर बोला जा रहा है कि देश सीमा शुल्क की राशि भी बताइए, यानी कि हमें कर निर्धारण मूल्य तो निकालने बोला गया है, ऊपर से हमें और बोल रहे हैं कि देश सीमा शुल्क की राशि भी बताइए। मूल दर 10% है, यदि सीमा शुल्क की मूल दर 10% है, अगर सीमा शुल्क की दर 10% है तो हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा, और 10% सामाजिक कल्याण अधिभार भी लगता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि सामाजिक कल्याण अधिभार 10% से लगता है, अगर नहीं भी बोलता तो भी हम 10% करते हैं इसमें। ये जबरदस्ती वाला काम है कि सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से कटेगा। उसके बाद भारत में कंप्यूटर निर्माण एवं पूर्ति पर 12% जीएसटी लगता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में जो हम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं या पूर्ति करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उस पर 12% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। तो हम इससे बनाएंगे अभी। सबसे पहले देखिए, हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है, लेकिन उससे पहले हमें बोला गया है कि कर निर्धारण मूल्य की गणना कीजिए। तो कर निर्धारण मूल्य पहले गणना करना है, क्योंकि कर निर्धारण मूल्य की गणना नहीं करेंगे तो उसके अलावा हम सीमा शुल्क की गणना भी नहीं कर सकते। तो सीमा शुल्क की गणना करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा। तो कर निर्धारण मूल्य की हम गणना करेंगे, उसके लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, हमें पूरा फॉर्मेट के अनुसार चलना है। पूरा फॉर्मेट बनाता है यहाँ पे, फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा होगा इसमें, पूरा नियम के अनुसार। तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, 2 कॉलम रहेगा यहाँ पे, एक हमारा डॉलर का, उसके बाद दूसरा हमारा रुपीज का, इंडियन रुपीज में जब करेंसी में चेंज हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा अपना विवरण, फिर डॉलर, फिर रुपए, ऐसा हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हमारा विवरण का कॉलम, जितना सारे हमको डिटेल से लिखना है उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर हमारे यहाँ पे डॉलर का है, जितना हम डॉलर में खरीदे बेचेंगे, मतलब जितना भी व्यवहार हमारा डॉलर में होगा, सारे व्यवहार का जो भी डॉलर में होगा सब हमें यहाँ पे लिखना है, और उसी को हमें इंडियन करेंसी में चेंज करके हम अपने राशि डॉलर कॉलम में लिख देंगे। ठीक, अब उसमें सबसे पहला हमें जरूरत क्या है, हमें निकालना है कर निर्धारण मूल्य की गणना करना। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है बीजक मूल्य, बीजक मूल्य या समव्यवहार मूल्य, समव्यवहार मूल्य, या इसको क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। समव्यवहार मूल्य, बीजक मूल्य या क्रय मूल्य। कितना यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18 जनवरी 2022 को 50 कंप्यूटर $500 प्रति कंप्यूटर की मूल्य पर आयात किया, यानी कि 50 कंप्यूटर को आयात किया। एक कंप्यूटर का मूल्य $500, एक कंप्यूटर का मूल्य $500 है, तो 50 कंप्यूटर का कितना होगा यहाँ पे? तो उन्होंने 50 कंप्यूटर को आयात किया है, एक कंप्यूटर का मूल्य $500, तो 5 पंजे $25,000, $25,000 से 50 कंप्यूटर को आयात किया। अब $25,000 तो सोचिए कि हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो हमारा रुपए कितना हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा लमसम अमाउंट हो जाएगा। तो और यहाँ पे विनिमय दर कितना दिया, विनिमय दर $1 बराबर 72 रुपए दिया है। विनिमय दर $1 बराबर 72 रुपए, $1 बराबर विनिमय दर 72 रुपए दिया है। तो $25,000 को जब हम 72 से गुना करेंगे हमारे इंडियन रुपीज से, हम चेंज करेंगे इंडियन रुपीज में, तो कितना हो जाएगा? $1 बराबर हमारा 72 रुपए, तो $25,000 में $25,000 के हमारे इंडियन करेंसी क्या हो जाएगा? तो 18 लाख रुपए का हो रहा है हमारा यहाँ पे, 18 लाख रुपए का हमारा 50 कंप्यूटर का मूल्य हो रहा है इंडियन करेंसी में। समव्यवहार मूल्य 50 कंप्यूटर खरीदा, $500 एक कंप्यूटर का, तो टोटल मिला के $25,000 हम वहां पे भुगतान किए। और उसी $25,000 को यदि हम अपने इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपए।
यानी कि 18 लाख रुपए हो रहा है यहाँ पे। और हम देखेंगे तो डॉलर में $25 मात्रा, और हमारा रुपीस में देखेंगे तो 18 लाख रुपए हो रहा है सिर्फ 50 कंप्यूटर का मूल्य। उसके बाद इसमें जोड़ता है हमारा निम्न मदे। निम्न मदे में क्या आता है? निम्न मद में मतलब इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए कोई भी हम जो सामान आयात करते हैं, उस सामान को आयात करने के बाद मतलब मंगाने के बाद उसमें कितने सारे खर्चा होता है, उन सारे खर्चों को यहाँ पे चार्ज करना है। जैसे उस वस्तु की या उस सामान की जिसको हम मंगा रहे हैं, जिसको आयात कर रहे हैं, उसकी पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य भुगतान जितने सारे हैं सब हम यहाँ पे एक एक करके जोड़ते हैं। तो इसमें कौन सा भुगतान दिया है, कौन सा खर्चा दिया है? इसमें दिया है कि मार्गस्थ बीमा $50। अब मार्गस्थ बीमा वो तो नीचे आता है हमारा। उसके बाद अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक भाड़ा, हम अमेरिका से यहाँ पे अमेरिका की बंदरगाह से हमारे भारतीय बंदरगाह तक लाने का जो भी भाड़ा हुआ था, ये हमारा जहाजी भाड़ा है। अब यहाँ पे जहाजी भाड़ा, हवाई जहाज या पानी जहाज, कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे पानी जहाज है यहाँ पे। तो अमेरिका से यहाँ पे इंडिया तक मंगाने का जो भी है सारे खर्चा हम लोग जोड़ेंगे परिवहन व्यय में, जो कि हम नीचे जोड़ते हैं अभी निम्न व्यय के अंतर्गत। निम्न मद में वो नहीं आएगा। बीमा प्रीमियम और परिवहन ये दोनों ही खर्चा नीचे आता है। उसके अलावा जितना सारा एक्सपेंडिचर रहेगा, जितने सारे खर्चे रहेगा, हमको ऊपर जोड़ना है उसको, लेकिन वो अलग से बीजक मूल्य में चार्ज होना चाहिए। अगर वो बीजक में अलग से चार्ज नहीं है या पहले से शामिल है तो उसको हमें नहीं जोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद दिया है पैकिंग व्यय $20 प्रति कंप्यूटर। तो यहाँ पे जोड़ना है पैकिंग व्यय, पैकिंग व्यय $20 प्रति कंप्यूटर। अब $20 प्रति कंप्यूटर, हमने 50 कंप्यूटर को आयात किए थे, तो 20 गुना 50, तो 5 दूनी 10 और 2 0, यानी कि $1000 टोटल हमारा पैकिंग व्यय हो रहा है। पैकिंग करवाने का जो व्यय हो रहा है वो $1000 हो रहा है। $20 एक कंप्यूटर का, तो 50 कंप्यूटर का $1000। अब $1000 को जब हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो 72 से जैसे गुना कर देंगे, हमारा 72,000 रुपए आएगा सिर्फ पैकिंग व्यय। पैकिंग व्यय सिर्फ 72,000 रुपए आ रहा है। उसके बाद और क्या दिया है? अमेरिकन कंपनी के भारत स्थित एजेंट को बिक्री मूल्य पर 5% कमीशन के रूप में दिया गया है। यानी कि अमेरिकन एजेंट जो भारत में उपलब्ध था, उनको हम बिक्री पर 5% की दर से कमीशन का भुगतान किए। तो बिक्री मूल्य हमारा संग्रहण मूल्य कितना है? 18 लाख रुपए है, जो हमारे इंडियन करेंसी में यहाँ पे। तो उस पर उनको 5% की दर से कमीशन देना है। जो दलाली होता है, कमीशन होता है, वो भी हमारा निम्न मद में जुड़ता है, अलग से चार्ज होता है। तो यहाँ पे दलाली या कमीशन, तो यहाँ पे एक कमीशन दिया था। कमीशन कितना परसेंट से देना है? कमीशन देना है 5% से, 5% से देना है अपना बीजक मूल्य का। तो वहां पे था हमारा 18 लाख रुपए। 18 लाख का 5% काटेंगे और हम यहाँ पे कमीशन के रूप में दे देंगे, कमीशन के रूप में देना है। तो 18 लाख का अगर हम 5% काटेंगे तो होता है 90,000 रुपए। 90,000 रुपए हमारा हो रहा है सिर्फ कमीशन। जो हमारा बीजक मूल्य था, जो बिक्री मूल्य था, व्यवहार मूल्य था, उसमें हमें 5% कमीशन देना था। जो हमारा अमेरिकन एजेंट था भारत में, उनको देना था 5%। हम बिक्री मूल्य 18 लाख था हमारा, इंडियन करेंसी में उसका 5% रुपए में 90,000 रुपए का हम भुगतान कर दिए। उसके बाद दिया है यहाँ पे भारतीय बंदरगाह से दिल्ली तक का परिवहन व्यय। ये भी हमारे परिवहन है। कैसे? ये जो हमारा अमेरिकन बंदरगाह था, यहाँ से निकल गया सामान, यहाँ से हमारे भारतीय बंदरगाह तक आ गया। आने के बाद वो हमारे दिल्ली शहर में भी आ गया। तो दिल्ली शहर में आना, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री में उस मशीन का फिटिंग होना, स्थापना में जितना सारे खर्चा होगा, कुछ भी हमें नहीं लेना है, सबको छोड़ देना है, एक भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्योंकि विदेशी बंदरगाह से हमारे भारतीय बंदरगाह तक जो सामान एक बार आ गया और उसके विदेश से हमारे भारतीय बंदरगाह आते तक जितने सारे खर्चे होगा, अगर वो अलग से चार्ज करते हैं तो हमें यहाँ पे बीजक मूल्य के साथ जोड़ना है। और जैसे हमारे बंदरगाह से बाहर निकल जाएगा इधर, तो इधर जितना खर्चा होगा वो खर्चा अलाउड यहाँ पे नहीं है। एक भी खर्चे को अपने को प्लस भी नहीं करना है, माइनस भी करना है, सबको इग्नोर करना है, सबको छोड़ देना है।
उसके बाद दिल्ली में स्थानीय कर चुका है। अब हमारे बंदरगाह में आ गया, बंदरगाह में आने के बाद दिल्ली शहर में आया, उसके बाद दिल्ली शहर में स्थानीय कर चुका है। अब मैं पहले बोला कि जब भी हमारा कोई भी खर्चा बंदरगाह से इधर आ गया सिटी के अंदर तो अलाउड नहीं है, तो ये स्थानीय कर हुआ या स्थापना व्यय या दिल्ली शहर का काम परिवहन आना, ये सब कुछ भी माइनस नहीं होगा, सबको इग्नोर करना, सबको छोड़ देना है। फिर बोल रहे हैं कि सीमा शुल्क की गणना के लिए कर उनके मूल्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा $1 बराबर 72 रुपए, तो हमारा $1 बराबर 72 रुपए हो रहा था। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे दो खर्चा था, हम खर्चे को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए बात है हमें इंटरेस्टिंग वाला क्या है, यहाँ पे हम 18 लाख था, 18 लाख बीजक मूल्य पर 5% के हिसाब से हम 90,000 रुपए हम कमीशन दे दिए। अब ये तो हमारा रुपए में है कमीशन, इसको हम डॉलर में भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको डॉलर में भी आराम से चेंज कर सकते हैं। $1 बराबर कितना है यहाँ पे 72 रुपए, और हमारे कमीशन की राशि है 90,000, तो हम 90,000 को भाग दे देंगे 72 से, तो हमारे डॉलर में चेंज हो जाएगा, जो 1250 रुपए आता है, 1250। यानी कि ये जो 90,000 था, 90,000 को भाग दे देंगे 72 से, तो आएगा 1250, ये हमारा डॉलर हो गया। $1250, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो $1250 को 72 से गुना कर दीजिए, 90,000 रुपए आपके सामने कमीशन का। ठीक है, कमीशन का जो हम 5% काटे थे वो रुपीज में निकला था, उसको हम डॉलर में आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो कि 72 रुपए विनिमय दर था, तो $1 बराबर 72 रुपए था, तो उसको 72 से भाग दे दीजिए, आंसर आपके सामने डॉलर में आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में FOB बोलते हैं, FOB। अब FOB कितना होगा, हम जोड़ दें यहाँ पे 25,000, 1,000 और 1250, तो आया 27,250 रुपए, $27,250। ठीक, ये टोटल डॉलर का हम जोड़ दिए तो FOB आया $27,250। अब हम अपने राशि का जोड़ेंगे, राशि का जोड़ेंगे तो सबसे पहला हमारा 18 लाख है, प्लस हमारा 72,000 है, प्लस हमारा 90,000 है, तो टोटल 19,62,000 रुपए हमारा टोटल FOB का मूल्य आ रहा है, 19,62,000 रुपए, और हमारा डॉलर में $27,250। ठीक, हमारा FOB मूल्य आ गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। FOB आने के बाद हम दो खर्चे को यहाँ पे और जोड़ते हैं, जिसको निम्न व्यय में दर्शाते हैं। निम्न व्यय में कौन आता है यहाँ पे, सबसे पहला परिवहन, उसके बाद बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम, परिवहन और बीमा प्रीमियम। परिवहन मतलब जब विदेशी बंदरगाह से, यानी कि हमारा जो अमेरिका का बंदरगाह था, वहां से भारतीय बंदरगाह तक आने का जो भी यात्रा हुआ था, जो भी परिवहन हुआ था, जो भी खर्च हुआ था, वो हमारा परिवहन में आएगा। उसके बाद बीमा प्रीमियम, अब बिना बीमा कराए कोई भी माल बेचता भी नहीं है, कोई भी खरीदता भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसमें अगर दुर्घटना हो गया तो उसमें दोनों का हानि है, क्रेता का भी विक्रेता का भी, देखिए आयातक और निर्यातक दोनों का लॉस है उसमें, अगर बीच में कोई दुर्घटना हो गया तो। इस कारण से बीमा प्रीमियम कराया जाता है, करना आवश्यक है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया परिवहन, परिवहन कितना है यहाँ पे लिखते हैं। अब परिवहन के केस में हमेशा एक बात को हमें ध्यान में रखना है कि वो जो परिवहन कर रहा है पानी वाला जहाज से कर रहा है कि हवाई जहाज से कर रहा है। अगर पानी वाला जहाज से कर रहा है तो उसका परिवहन में जितना भी डॉलर होगा हम उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो पानी वाला जहाज हुआ तो उस केस में हमें चेक करने की जरूरत पड़ता है, हम डायरेक्ट उस खर्चे को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था कि पानी वाला जहाज है कि हवाई जहाज है। हवाई जहाज का नाम अगर दिया तो हवाई जहाज है, और हवाई जहाज का कोई उल्लेख नहीं है तो हमारा पानी जहाज ही है, खाली जहाज बोल दिया मतलब वो पानी जहाज है। अब पानी जहाज में नॉर्मल लिखते हैं हम लोग। अब पानी जहाज में कितना जगह परिवहन है, इसमें अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक का जो भाड़ा है वो $200 है। अमेरिका से भारतीय बंदरगाह तक हमारे हैं जिसका $200 परिवहन व्यय हो रहा था। अब $200 को हम 72 से गुना करके हम अपने इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे, तो $200 का 72 से जैसे गुना कर दिए 14,000
400 रुपए का हमारा परिवहन व्यय आ गया। उसके बाद बीमा की केस में क्या होता है, बीमा प्रीमियम अगर क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि बिना बीमा कराए कोई माल बेचेगा भी नहीं, कोई खरीदना भी नहीं चाहता, इस कारण बीमा कराया जाता है, कराना आवश्यक है, जरूरी है। अब बीमा प्रीमियम या मार्गस्थ बीमा एक ही सब है, सब चीजें हैं। अगर बीमा का राशि दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें लिखना है डॉलर पे डॉलर में, और उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके हमारा रुपीस वाला कॉलम में हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अगर दिया है तो। और अगर बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो एफओबी मूल्य है यहाँ पे, इसी एफओबी मूल्य का 1.125% काट देते हैं और उसी का हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं काट के। किसका? एफओबी का। एफओबी कितना है? 19,62,000। तो 19,62,000 का 1.125% काटते हैं और यहाँ पे राशि कॉलम में हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। उसको हम अपने डॉलर में चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी राशि आएगा भाग दे देंगे हमारा इंडियन करेंसी के 72 रुपए से भाग देंगे तो डॉलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें बीमा प्रीमियम का राशि हमें पहले से ऑलरेडी दिया है, तो हमें अलग सा 1.125% निकालने की जरूरत नहीं है। तो बीमा प्रीमियम कितना दिया है यहाँ पे? बीमा प्रीमियम दिया है कि मार्गस्थ बीमा प्रीमियम $50। $50 हमारा मार्गस्थ बीमा प्रीमियम पहले से दिया है। अब $50 को हम 72 से गुना करके हम अपने करेंसी में चेंज कर लेंगे। $50 को 72 से गुना करेंगे तो 3600 रुपए आ रहा है, 3600 रुपए आ रहा है हमारा इंडियन रुपए में। तो जो भी हमारा व्यय था, परिवहन व्यय, बीमा प्रीमियम, हम दोनों को जोड़ दिए और निम्न मद के अंदर जो दो खर्चा था उसको भी हम जोड़ दिए। तो जो हमारा बीजक मूल्य था हम लिख दिए। निम्न मद में जो भी हमको जोड़ना था, जितने सारे खर्चे जो अलग से चार्ज होते हैं, वो कमीशन, दलाली, जितना सारा था हमारे पास हम जोड़ दिए। सभी को जोड़ने के बाद एफओबी मूल्य आ गया है हमारे पास। इसी एफओबी की मदद से हम यहाँ पे निम्न व्यय में और जोड़े, जैसे हमारा परिवहन और बीमा प्रीमियम। परिवहन में देखना पड़ता है हवाई जहाज का है कि पानी जहाज का। यहाँ पे पानी जहाज का था, नॉर्मली दिया था, हम डायरेक्ट लिख दिए, उसको करेंसी में चेंज करके हम डायरेक्ट लिख दिए। उसके बाद बीमा प्रीमियम ये भी हमारे पास दिया था $50, हम चेंज करके डायरेक्ट लिख दिए। अब हम यहाँ पे सभी को प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य, यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य निकलेगा तो डॉलर में प्लस करते हैं $27,250 प्लस $200 प्लस $50। तो टोटल यहाँ पे $27,500 निकल रहा है। डॉलर वाले कॉलम में $27,500 निकल रहा है हमारा कर निर्धारण मूल्य का। उसके बाद हम रुपीस में देखेंगे तो 19,62,000 और 14,400 और 3,600 रुपए, तो टोटल आया है 19,80,000 रुपए। 19,80,000 रुपए टोटल हमारा कर निर्धारण मूल्य आ रहा है। तो हमारा कर निर्धारण मूल्य रेडी। अब हम आगे सीमा शुल्क की गणना करेंगे। ठीक, तो कर निर्धारण मूल्य की गणना कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए, आपको कहीं पे डाउट लगता है कि नहीं लगता है? आसान है, बहुत आसान है। बीजक मूल्य लिख दिए, उसके बाद पैकिंग, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस और अन्य कोई भी भुगतान हो सकता है जो अलग से चार्ज होता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो ही खर्चा था, जोड़ दिया गया। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पे एफओबी मूल्य। एफओबी आने के बाद हम निम्न व्यय में जोड़ दें परिवहन और बीमा, जो कि नॉर्मली दिया था, और ये हवाई जहाज नहीं था, पानी जहाज था, तो नॉर्मली जोड़ दिए इसमें अपन करेंसी में चेंज करके। फिर सभी को जोड़ दिए, जो हमारा आंसर आया ये हमारा हो गया कर निर्धारण मूल्य। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया कि हमारा कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया था। कर निर्धारण मूल्य यहीं पे खत्म हो गया। अब इसी की मदद से ये जो कर निर्धारण मूल्य निकला 19,80,000, इसी की मदद से हम निकालेंगे सीमा शुल्क, क्योंकि क्वेश्चन में मेन है सीमा शुल्क, और सीमा शुल्क की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कर निर्धारण मूल्य दिया रहेगा। तो इसीलिए सीमा शुल्क की गणना हमें पहले करना पड़ता है, पर सीमा शुल्क की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कर निर्धारण मूल्य दिया रहेगा। अब कर निर्धारण मूल्य नहीं दिया था क्वेश्चन में, वो निकालने के लिए बोला था कि कर निर्धारण मूल्य निकालो, उसके बाद सीमा शुल्क निकालो। तो एक कर निर्धारण मूल्य निकल गया जो आपके सामने 19,80,000 रुपए। इसी की मदद से हम अभी सीमा शुल्क की गणना करेंगे। और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो मूल दर है सीमा शुल्क का, वो 10% से दिया है, और सामाजिक कल्याण अधिभार वो भी 10% से दिया है। अगर वो नहीं दिया रहता तो भी हम उसको 10% ही काटते जबरदस्ती का। और जो जीएसटी है वो 12% लगता है ऐसे कंप्यूटर पर भारत में, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है।
इसी की मदद से हम निकालेंगे सीमा शुल्क। तो देखते रहिए कि सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से होगा यहाँ पे। अब इसी में हम सीमा शुल्क की गणना कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना, उसके लिए हम अपने कॉलम बनाएंगे। विवरण और राशि। यहाँ पे हमें अलग सा एक डॉलर वाला कॉलम या फिर कोई भी ये जो हमारा जहां से हम खरीदते हैं, जिस भी देश से खरीदते हैं उस देश का हमें उस देश का जो करेंसी है उसके लिए हमें अलग से यहाँ पे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर अमेरिका से खरीदेंगे तो वहाँ पे डॉलर चलता है, तो वहाँ पे डॉलर का कॉलम अलग सा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें कर निर्धारण मूल्य मिल चुका है। कर निर्धारण मूल्य मिल चुका है तो हमें सीमा शुल्क की गणना करने में कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से इसको बना लेंगे। तो हमें वो जो डॉलर वाला हम अलग से कॉलम बनाते हैं, या कोई भी विदेश है, कोई भी देश है जिसकी करेंसी जो भी है, तो उसका हम कॉलम बनाते हैं जब कर निर्धारण मूल्य की गणना करते हैं, उसमें जरूरत पड़ता है। और कर निर्धारण मूल्य में वहां पे एक बार हम चेंज कर दिए, वहां पे एक बार बन गया वो चीज, उसके बाद हम अलग से हमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली अमाउंट वाला ही कॉलम आएगा। यहाँ पे सिर्फ राशि का काम है, डॉलर का काम नहीं है, क्योंकि डॉलर का राशि में चेंज करना, यूरो का राशि में चेंज करना, या फिर हमारा पाउंड का राशि में चेंज करना, ये सब काम हमको करना पड़ता है कर निर्धारण मूल्य की गणना में। उस फॉर्मेट में हमको ये सब काम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राशि का एक ही कॉलम बनाना है और उसी में सीमा शुल्क की गणना कर देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य कितना है? कर निर्धारण मूल्य जस्ट हम अभी निकाले थे 19,80,000 रुपए। 19,80,000 रुपए हम कर निर्धारण मूल्य निकाले थे। इसी का हमें सीमा शुल्क की गणना करना है। अब हमें सीमा शुल्क की गणना करना है, उसके लिए हमें इसमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क 10% से काटना है। किसका? जो भी हमारा कर निर्धारण मूल्य दिया है, जो भी एसिडेबल वैल्यू दिया है, उसी का हमें काटना है 10%। तो यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य 19,80,000 दिया था, उसी का हमें काटना है 10%। तो कितना आएगा? 1,98,000 रुपए आएगा। ठीक, एक जीरो कम हो जाएगा जैसे, तो 1,98,000 रुपए आएगा हमारा किस चीज का? मूल सीमा शुल्क का। यानी कि जब हम सीमा पे बॉर्डर में जब हम शुल्क देंगे, जो हम टैक्स पटाएंगे, वो कितना देंगे? जो मेन हमारा सीमा शुल्क है वो सिर्फ 1,98,000 रुपए देंगे। यानी कि हम टोटल 19,80,000 का हम माल आयात किए थे। पूरा कारोबार सभी खर्चे को जोड़ के टोटल हम 19,80,000 का आयात किए हैं। उसमें से जो मेन सीमा शुल्क है वो 1,98,000 रुपए है, जो हमें बॉर्डर में पेमेंट करना पड़ेगा, सीमा में देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी चीजें देना है वहां पे, खाली सीमा शुल्क देके यहाँ नहीं आ जाना है वहां से, वहां पे और भी चीज देना है। वो क्या देना है? सेकंड, सामाजिक कल्याण अधिभार। सामाजिक कल्याण अधिभार ये भी 10% से देना है, चाहे क्वेश्चन में दिया है या ना दिया हो, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको 10% से सामाजिक कल्याण अधिभार देना ही है। और वो भी जो मूल सीमा शुल्क निकालते हैं उसी का 10%। तो मूल सीमा शुल्क था 1,98,000, उसी 1,98,000 का ही 10% सामाजिक कल्याण अधिभार देना है वहां पे। 1,98,000 का 10% कितना होगा? 19,800 रुपए। 19,800 रुपए का खाली हमको सामाजिक कल्याण अधिभार देना है। और सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क 1,98,000 रुपए। इसके बाद हमें देना है यहाँ पे IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। IGST यहाँ पे हमें भुगतान करना है। वो कितना परसेंट?
जिस प्रकार के कंप्यूटर को हम आयात किए हैं उस प्रकार के कंप्यूटरों पर भारत में 12% की दर से जीएसटी लगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो हमें 12% की दर से आईजीएसटी लगाना है। तो हम आईजीएसटी लगाएंगे किस वैल्यू पर लगाएंगे, हम किस अमाउंट पे, जो हमारा कर निर्धारक मूल्य रहेगा, जो एसेसेबल वैल्यू रहेगा उसमें, और मूल सीमा शुल्क जो हमारा कस्टम ड्यूटी है, जो सामाजिक कल्याण अधिभार है, इन तीनों अमाउंट को जोड़ के टोटल जितना बनेगा उसी पे हमें 12% की दर से आईजीएसटी चार्ज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला 19,80,000 का कर निर्धारण मूल्य था, 1,98,000 रुपए का हमारा मूल सीमा शुल्क की राशि है, प्लस 19,800 रुपए का हमारा सामाजिक कल्याण अधिभार है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19,80,000 प्लस 1,98,000 प्लस 19,800, टोटल 21,97,800 रुपए का हमारे पास हो रहा है। 21,97,800 रुपए का हो रहा है। इसमें हमें 12% की दर से आईजीएसटी चार्ज करना, तो इसका 12% होगा 2,63,736 रुपए, 2,63,736 रुपए। उसके बाद इन सबको हमें एक साथ जोड़ना है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हम बॉर्डर में कितने सारी चीज को पेमेंट कर रहे हैं उतने हमें जोड़ना है। कर निर्धारण मूल्य को इसके साथ अभी नहीं जोड़ना है, क्योंकि कर निर्धारण मूल्य की जरूरत था हमें उतने तक, कितने तक, खाली मूल सीमा शुल्क निकालने के लिए, मूल सीमा शुल्क निकालने के लिए और जीएसटी काटने के लिए हमें कर निर्धारण मूल्य की जरूरत है, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद हम जितने सारे ओरिजिनल में हम वहाँ पे पेमेंट करेंगे उस बॉर्डर में, सीमा में, उतने को अपने को दिखाना कि टोटल हम इतना पेमेंट करके आ रहे हैं वहां से। तो मूल सीमा शुल्क 10% की दर से 1,98,000 जो हम पे पेमेंट करेंगे, साथ ही साथ इसी का 10% सामाजिक कल्याण अधिभार और लेके आएंगे 19,800, इन दोनों को हम वहां पे पेमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ इन तीनों को मिला के हम 12% की दर से आईजीएसटी भी पेमेंट करके आ रहे हैं वहां पे उसी बॉर्डर में। तो 2,63,736 रुपए का सिर्फ आईजीएसटी पेमेंट करके आ रहे हैं। अब टोटल हम कितने रुपए चुका के आ रहे हैं वहां पे, कितने रुपए पेमेंट करके आ रहे हैं हम बॉर्डर से, उसको अपने को जोड़ना है यहाँ पे। तो 1,98,000 और 19,800 और 2,63,736, टोटल आया है 4,81,536, 4,81,536 रुपए। ये आया है हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी, यानी कि हमारा देय सीमा शुल्क, यानी कि हमारा जो दायित्व बनता है जितना हमें वहां पे भुगतान करने का, वो टोटल देय सीमा शुल्क यहाँ पे। तो कुल देय सीमा शुल्क इतना हमें वहां पे पेमेंट करके आना है, बॉर्डर में हमें इतना ही पेमेंट करके आना है। तो गणना बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत आसान है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तो एकदम आसान है। कर निर्धारण मूल्य, उसी का मूल सीमा शुल्क, उसी का फिर 10% हमारा सामाजिक कल्याण अधिभार, फिर जीएसटी चार्ज करना। 3 या 4 पॉइंट तो है यहाँ पे, याद करना, 2 क्वेश्चन बनने से याद हो जाएगा, इतना आसान है ये चीज। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है, तुरंत बोल दीजिए, वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे, और नहीं तो वीडियो से आपको मिलते ही रहेगा यहाँ पे जो भी है। और अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा ऑल कीजिए, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलते रहे इसका, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अभी चल रहा है, कंटिन्यू यही चलेगा आपको। उसके बाद इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंट और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी अपलोड होते रहेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, उसको सेट कर लीजिए ऑल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और नहीं आए तो अगर क्लियर समझ आएगा तो बढ़िया बात है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।